हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर। आज के लेक्चर में हम लोग अपने पॉलिटी की दूसरी क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले क्लास में हम लोगों ने कुछ मूलभूत बातों को, जो कि कुछ शब्दों की टर्मिनोलॉजी से, उसको हमने समझने की कोशिश किया था। हालांकि उन शब्दों का क्रम अभी आगे आपका और जारी रहेगा। बहरहाल हम आज की क्लास शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये हमने टॉपिक फर्स्ट आपका ले रखा था। इसमें बुनियादी संकल्पनाएं कह लीजिए या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हम लोग इसको कर रहे थे आपका, जिसमें हमने कुछ कुछ आपके शब्दों को बता दिया था। आपको राजनीति बता दिया था, संविधान बता दिया था, ठीक है, राज्य के बारे में जाना था, समाज के बारे में। तो ये हम आगे चर्चा आपका कर रहे होंगे। इसमें जितने आपके और शब्द इसमें रहेंगे लगभग, ठीक है, यहाँ पर तो लिस्ट हम लोगों ने कम बना रखा है, तो उनकी चर्चा हम आगे आपका कर रहे होंगे। बहरहाल सबसे पहले यहाँ पर आप ये देखिए कि जो आपका ना GS2 मेंस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो GS2 का अगर आप उस सिलेबस को देखते हैं, ध्यान रखना आपको ना एक एक शब्द का ना मीनिंग आना चाहिए, ध्यान, ठीक है। पहला यहाँ पर कोई बोल रहा है शासन व्यवस्था, दूसरा बोला संविधान, तीसरा बोला शासन प्रणाली, फिर आपका सामाजिक न्याय, और अंतिम है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यानी कि जो आपका GS2 मेंस का जो आपका मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है, उसके अंतर्गत आपका कहीं ना कहीं वहाँ 5 सब्जेक्ट आपको मेंशन किया गया है, जिसमें शासन व्यवस्था यानी कि गवर्नेंस की बात कर रहा है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, और पॉलिटी यानी कि जिसको आप लोग शासन प्रणाली की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास हमारी लगभग वही पॉलिटी की आपका चल रहा है। तो संविधान और पॉलिटी अगर देखा जाए तो लगभग दोनों एक ही चीज़ है आपका, अलग अलग कुछ नहीं, बस कुछ बिंदुओं पर आपका डिफरेंस आता है, तो हम आगे समझ रहे होंगे। बाकी सिलेबस में आपका कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें लिखी हुई हैं और कौन सा बिंदु आपका किस पोर्शन से बिलोंग करता है, ये आपको एक्चुअल में बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए। तो इस सब पे चर्चा हम आगे आने वाली क्लासेस में आपका करते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब जरा यहाँ पर को समझते हैं एक बिंदु को, कि जिसे हमने लिखा हुआ यहाँ पर को कि वर्ष 2012 से, ठीक है, 2025 तक प्रारंभिक परीक्षा, और कौन से हम लोग एग्जाम की बात कर रहे हैं, अपर PCS उत्तराखंड का, ध्यान रखकर चलेगा इस चीज़ को। ठीक है, तो उस अपर PCS के अगर हम लोग प्रारंभिक परीक्षा को देखते हैं, ठीक है, और उसमें भी हम किस सेगमेंट को लेकर चल रहे हैं हम आज के डेट में आपका, तो भारतीय राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटी की हम लोग यहाँ पर को बात कर रहे हैं। ठीक, तो इस पॉलिटी में अगर हम लोग 2012 से लेकर 2025 तक अगर हम प्रश्नों का वर्गीकरण देखते हैं, ठीक है, तो 2012 में हमको ऐसे 20 प्रश्न नजर आ रहे हैं। 2016 के अपर PCS में लगभग हमको 13 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। ऐसे जो 23 वाला था आपको, वहाँ पर लगभग 14 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, और जो पिछला वाला आपको रखा तो वहाँ लगभग हमको 13 प्रश्नों की प्रवृत्ति हमको पॉलिटी के सेक्शन से नजर आता है हमको। ठीक है, अगर आप इसका एवरेज भी देख लेते हैं तो लगभग मान के चलिए वो आपका लगभग, मैं कह रहा हूँ कि 15 क्वेश्चन कहीं ना कहीं, या 12 से 15 क्वेश्चन मान के चलिए, इस सेक्शन से हमको भारतीय अर्थव्यवस्था से हमको प्रीलिम्स के खंड में नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो हमारा टॉपिक जो हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं, टॉपिक हमारा ये रहेगा न्यायपालिका, यानी कि भारतीय न्यायपालिका की हम लोग आज बात करेंगे। और इसको अगर मैं इस पोर्शन से अगर आपका मैं लिंक कराऊँ ना, जहाँ हम इसकी चर्चा करने जा रहे थे, ठीक है, तो टॉपिक हमने आपका बोला था न्यायपालिका। मुझे इतना तो आप पता है कि आपको ना न्यायपालिका के बारे में लगभग पूरे फैक्ट आपको याद होंगे, और रहा फैक्ट का ना, तो हम लोग हमने जो मेंस का खंड चलेगा उसके अंदर फैक्ट हम सारा आपको लिखवा देंगे और सारा करवा भी देंगे। लेकिन ध्यान रखिए, जो आपका अपर PCS का एग्जाम है उत्तराखंड का, 2012 से लेकर 2025 तक न्यायपालिका से एक भी प्रश्न उस प्रारंभिक परीक्षा के पेपर में नहीं आया है। ध्यान रखना, एक भी प्रश्न आपका PT में आपका क्वेश्चन यहाँ से नहीं आ रखा है। बावजूद इसके आप इस टॉपिक को पढ़ते रहते हैं, आपको सारे फैक्ट इसके याद होंगे। ठीक है, तो बस यहाँ पर को ना अपर PCS के लिए कुछ आपको ना मूलभूत बातें आपको याद होनी चाहिए, कि इस अपर PCS के एग्जाम में ना क्या पढ़ना है, ऐसा ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए ये हो जाता है ना कि क्या छोड़ना है। क्योंकि आप अनावश्यक अगर चीज़ों का ना भार अगर अपने ऊपर बढ़ाएंगे ना कहीं आप उस रेस में ना पीछे हो जाएंगे। बहरहाल हम आगे चर्चा कर रहे होंगे और भी सेक्शन के साथ कि आपको कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। फिलहाल हम इस टॉपिक में आपका आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस वाले खंड से आपका 2012 से लेकर 2025 तक आपका एक भी प्रीलिम्स में आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा, मुख्य परीक्षा में इसका क्वेश्चन हमको नजर आता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो हमारा GS2 का जो हमारा पेपर है, ठीक है, जिसमें लिखा होगा शासन व्यवस्था लिखा है, संविधान लिखा है, शासन प्रणाली लिखा हुआ है, सामाजिक न्याय लिखा है, और क्या लिखा है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध लिखा है। तो अगर 2024 के ना हम अपने मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर को, तो शासन व्यवस्था जिसको हम लोग आपका गवर्नेंस कह रहे हैं, तो लगभग 24 नंबर का हमको क्वेश्चन यहाँ पर को दिखाई पड़ रहा है। और ध्यान रखना, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन मैंने एक साथ यहाँ पर को मर्ज कर रखा, तो इन दोनों को मिला के 78 मार्क्स का क्वेश्चन हमको 2024 के पेपर में दिखाई दे। सोशल अगर जस्टिस की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर को, तो 58 मार्क्स का क्वेश्चन दिखाई पड़ा, और IR की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको 40 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर को दिखाई पड़ा 2024 के उस मुख्य परीक्षा के अंतर्गत। फिर अगर हम लोग 2025 की बात करते हैं यहाँ पर को,
तो देखिए फिर से वही, अगर हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो लगभग हमको 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ दिखाई पड़ रहा है। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी को मिला दीजिए तो 76 मार्क्स, सबसे ज़्यादा वेटेज आपको कहीं ना कहीं इसी का नजर आ रहा है। सोशल जस्टिस को मिला दो तो 40 नंबर, आईआर को हम लोग इंक्लूड करते हैं इसमें तो लगभग 54 नंबर के क्वेश्चन आपको 2025 के पेपर में आईआर से दिख रहा है आपका, ठीक है। अब हो सकता है ना कोई बच्चा ये बोले ना कि यार ठीक है गवर्नेंस मैं नहीं पढ़ता हूँ, आप ध्यान रखिए कहीं ना 30 नंबर और 2024 में लगभग 24 नंबर का आप क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं। प्रीलिम्स में आप क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आप रेस में बने रहेंगे क्योंकि प्रीलिम्स में आपका कट ऑफ कितना, लगभग 150 क्वेश्चन, 150 लगभग क्या 150 क्वेश्चन रहते हैं, कट ऑफ लगभग आपको 90 से लेके 110 के अराउंड में आपका घूम रहा होता है। यानी कि कहीं ना कहीं आपका 40 से 50 क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर मुख्य परीक्षा में चाहे अगर 4 नंबर का भी 5 नंबर का भी अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस रेस से बाहर हैं। तो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रख के चलना है, ना आपको 4 नंबर का क्वेश्चन छोड़ना है, ना 8 नंबर का और ना ही 10 नंबर के। बहरहाल हम सबकी बात आगे कर रहे होंगे आपका। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लगा रखे हैं जो आपका मुख्य परीक्षा 2024 का था, इसके कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 याद है ना आपको, जिसको हम कह रहे हैं आपका भाग 1, ठीक है। तो क्वेश्चन टोटल कितने होते हैं यहाँ पर को, 5 प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न कितने अंक का होता है आपका, 4 मार्क्स का होता है। कितने शब्द में लिखने पड़ते हैं, तो हमको 50 शब्द में लिखने पड़ते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं आपका भाग 2। तो यहाँ पर को होते हैं आपके 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन हो जाता है आपका 8 मार्क्स का हो जाता है। और लिखने कितने शब्दों में हमको पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं हमको 100 वर्ड्स में इन क्वेश्चन को लिखने पड़ते हैं। भाग 3 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ भी होते हैं कितने क्वेश्चन आपके, 10 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का हो जाता है आपका, 10 अंक का हो जाता है। और लिखने कितने अंकों में पढ़ते हैं आपको, 100 शब्दों में कहीं ना कहीं इनको लिखना पड़ता है। अराउंड अगर आप देखेंगे ना तो लगभग 2600 से ना आपको 2800 शब्द उस 3 घंटे की ना पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको कहीं ना कहीं मुख्य परीक्षा में आपको लिखना पड़ता है। बहरहाल इन सब चीज़ों पर हम चर्चा भी आगे आपका करेंगे। देखिए पहले मैं कुछ क्वेश्चन, ये तो पार्ट 1 का है। पार्ट 1 तो आपका खैर ठीक है, थोड़ा सा आसानी रहता है, जिसमें आपको 50 वर्ड आपका लिखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ध्यान रखना थोड़ा सा, इसमें भी आपके क्वेश्चन ठीक ठाक आपके आ रखे हैं, ठीक है। जैसे तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए, नागरिक चार्टर में की सुशासन में, गवर्नेंस से क्वेश्चन आपका ऐड हो रहा है, ठीक है। में भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें, ठीक है। आप अन्य कौन से व्यवहार्य विकल्प सुझाएंगे। ध्यान रखना क्वेश्चन आपका ना 150 शब्दों वाला, लेकिन आपको कन्वर्ट करना, क्योंकि देखो आलोचनात्मक बोल दिया है तो कहीं ना कहीं 50 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है। चर्चा करेंगे हम सिटीजन और क्या कहते हैं आपका चार्टर एक्ट की, तो आपको वहां पर का पूरा विस्तार से इसको बता रहे होंगे। बहरहाल हमारा टॉपिक जो आपका स्टार्ट होने वाला है वो भारतीय न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका का एक क्वेश्चन आपका यहाँ दिख रहा है हमको, जैसे क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय की अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति का परीक्षण कीजिए। वे कौन सी परिस्थितियां हैं जब वह अपने निर्णयों की समीक्षा करने से इनकार कर सकता है, ठीक है। अब आपको जितना भी प्रीलिम्स का फैक्ट याद होगा ना, उस फैक्ट से ये क्वेश्चन आपका हल नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं आपको बेसिक पे आपका कमांड मजबूत होना चाहिए, तब जाके आप इस क्वेश्चन को लिख पाएंगे, ठीक है। बहरहाल आगे देखते हैं इसमें और क्वेश्चन नंबर, अच्छा देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, कृत्रिम बुद्धि, ठीक है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग कह रहे हैं आपका एआई की अवधारणा की चर्चा करें। यहाँ तक तो ना ये क्वेश्चन ना अपना साइंस टेक का है आपका, ठीक है, पेपर 3 का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पढ़ेंगे, सारा टॉपिक हमारा इसमें आएगा। आगे क्या बोला ना, जो एआई है ना वो शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आपका सहायक है। तो फिर आपका ये पोर्शन किससे जुड़ रहा है, आपका सोशल जस्टिस से आपका जुड़ रहा है। यानी कि साइंस टेक प्लस सोशल जस्टिस से आपका क्वेश्चन का एक तरीके से बिलोंग करके आपका आ रहा है। आप किसी एक टॉपिक को क्लियर करेंगे ना तो आप सोचेंगे कि सिर्फ इसी से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, असंभव चीज़ें। ध्यान रखना अपर पीसीएस के एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं आपको लिंकिंग अप्रोच आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ये कहीं ना कहीं जुड़ता किससे, आपका न्यायपालिका के खंड से आपका जुड़ता है। ट्रिब्यूनल की बात हम कर रहे होंगे आपका न्यायपालिका में, ठीक है। कि कार्यप्रणाली व प्रक्रिया, इसे पर्यावरणीय विवादों, ठीक है। तो ये आपका पोर्शन एक तरफ से हो गया इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का आपका पोर्शन हो गया, निपटने में कैसे सक्षम बनाते टिप्पणी करना है। तो न्यायपालिका के भी कुछ बिंदु को लिखना पड़ेगा और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के बिहाफ पे भी इस क्वेश्चन को आपको कहीं ना कहीं बिंदुओं को इसमें शामिल करना पड़ेगा आपका, ठीक है। अब जैसे ये देखिए, सीधे नगद ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की यहाँ पर को बात करें, महिलाओं के पास होने से परिवार में उनकी स्थिति कैसे मजबूत और सशक्त होती है। ये वाला तो पोर्शन जो आपका इकोनॉमी का है, ठीक है, हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को। और बाकी जो इसके बात है कहीं ना कहीं किस बिंदु से जुड़ रहा है, आपका सोशल जस्टिस के पोर्शन से आपका जुड़ रहा है, ठीक है। बस क्वेश्चन दिखाने का ये मतलब है कि आपको लिंकिंग अप्रोच कहीं ना कहीं आना चाहिए। आप सोचेंगे कि डायरेक्ट मैं किसी एक क्वेश्चन को पढ़ के जाता हूँ और वैसा ही वहाँ पेपर में एज इट इज आ जाए, तो वो आपको पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर को, ये मोस्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2-3 तरीके से ना चेंज हो के आपका क्वेश्चन आ रहा होता है, चर्चा हम करेंगे इस क्वेश्चन के आपका आगे। कि जब कार्यपालिका का अतिरेक और विधायी अतिक्रमण होता है
तो सर्वोच्च न्यायालय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस कथन की आपको कहीं ना कहीं जांच करना, ये हम चर्चा करेंगे आपका ना जब मैं आपको 3 जजेस केस आपका पढ़ाऊंगा ना 1981, वहां से भी इस क्वेश्चन को मैं आपका लिंक कराऊंगा। बहरहाल अभी इस पर हम आने में टाइम है अभी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन ऐसा, जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ये किसका पोर्शन है आपका, साइंस टेक्नोलॉजी का आपका पोर्शन है, ठीक है। अब फिर बात करें आपके गवर्नेंस की, बात करें कि शासन में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ाने के लिए कैसे भूमिका निभा रहा है, तो दोनों चीजों को मर्ज करना आपका, ठीक है। साइंस टेक भी इसमें ऐड हो रहा है और कहीं ना कहीं गवर्नेंस के भी बिंदुओं को इसमें एक तरीके से आपको क्या करना है, शामिल करके आपको चलना है। चलिए क्वेश्चन, अच्छा कुछ क्वेश्चन हमारे भी बुकलेट के हैं इसमें, जैसे लगभग हम लोग का जो पॉलिटी का जो आपका बुकलेट बन रखी है उसमें लगभग हमने 70 से लेकर 75 क्वेश्चन मुख्य पेपर के आपका डाल रखे हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन बस यहाँ पर कोई बोर्ड में लगे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपको मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली पद की शपथ, ठीक है, और केंद्रीय मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली पद एवं गोपनीयता की शपथ, ये तो ध्यान होगा आप लोगों को, हम सब पढ़ेंगे भी आपका जब कैबिनेट की बात करेंगे, के बीच अंतर आपको बताना। साथ ही साथ बोल रहा आगे कि मंत्रियों की गोपनीयता की शपथ संसदीय लोकतंत्र कार्य प्रणाली को कैसे आपका मजबूत बनाती है, चर्चा कीजिए। और मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को जब हम क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में करेंगे 50 शब्द में भी लिखेंगे, 100 में भी लिखेंगे और 150 में भी आपका लिखेंगे, ठीक है। सिमिलर ऐसे अगला देखिए, जैसे कह रहा है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन ने भारत की एकता को कहीं ना कहीं कमजोर किया, टिप्पणी करना है। कोई फैक्टर आपका इन क्वेश्चन में काम नहीं आने वाले, कॉन्सेप्ट आपका तैयार अगर है तो आप कहीं ना कहीं लिखने में सक्षम होंगे। जैसे 7वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, पंचायतें सब लोगों ने आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है पंचायतें केवल एक राजनीतिक उपकरण नहीं है, अपितु राजनीतिक विकेंद्रीकरण, इसका कीवर्ड ही है, को स्थापित करने का एक माध्यम है, चर्चा कर रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ भी कोई फैक्ट आपका काम नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए बहरहाल इन सब टॉपिक पे हम आपका अलग से चर्चा कर रहे होंगे। और जो आपका जो मेरा ये वाला पोर्शन चल रहा था ना जिसमें हम शब्दकोश की बात कर रहे थे ना, तो ये शब्दकोश है ना हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में ना आपका कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि इसमें ना लगभग 4 से 5 हमारा ना लेक्चर चला जाएगा। इसमें इतना ही नहीं है, इसमें और भी कुछ शब्दावली हैं। तो जैसे हमारा कुछ लेक्चर स्टार्ट हो रहा होगा ना, तो हम उसके ना क्या करेंगे, शुरुआत के लगभग 10 से 15 मिनट का उस पोर्शन को लेकर आपको करा रहे होंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको अलग से तनाव नहीं लेना है कि शब्दकोश हमारा छूट रहा है। बहरहाल जिसे हम बोल रहे हैं आपका न्यायपालिका, पहला चैप्टर हमारा स्टार्ट हम लोग यहीं से करने जा रहे हैं, ठीक है। आपके मुख्य परीक्षा के और प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में ये वर्ड आपका लिखा हुआ है, ध्यान रख के चलेगा इस चीज़ को। तो इंडियन जुडिशरी यानी कि भारतीय न्यायपालिका की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। सबसे पहले ना अगर आपको इस चैप्टर की बात करते हैं, इसमें आपको पढ़ना क्या क्या, पहले इस बिंदुओं को देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसी रूपरेखा की फॉर्मेटिंग को अगर देखते हैं हम लोग इसको, तो टॉपिक आपका न्यायपालिका है ठीक है। तो इस न्यायपालिका को सबसे पहले जानेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से इसको कह लीजिए आप लोग परिचय के रूप में हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ भारत में न्यायपालिका की संरचना किस तरीके से है, इस बिंदु को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कि भारत में न्यायपालिका की संरचना जो हम लोग बोलते हैं पिरामिड का साइन बनाते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से आपका वो बटा हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर को बात करेंगे, ठीक है, उच्चतम न्यायालय की बात करेंगे। और फिर एक यहाँ पर को टर्म आपका आ रहा है न्यायिक सक्रियतावाद, ठीक है, जिसको आपका बोला जा रहा है जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। सारे शब्द मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा यहाँ पर को। तो इसके अंतर्गत हमारी 4 चीजें यहाँ पर को कंप्लीट करेंगे। फिर जब इसमें आएंगे न्यायिक पुनरावलोकन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, ध्यान रख के चलिएगा, ठीक है। तो इसको आपका बोला जा रहा है जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो इसके पहले कॉन्सेप्ट को जानेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फिर इसके अर्थ की हम लोग बात करेंगे कि इसके अर्थ में क्या क्या चीजें आपकी शामिल होती है, संवैधानिक आधार को देखेंगे, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे इस शब्द की क्या भूमिका रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर एक टर्म आपका आता है कि 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा, ठीक है। ये हालांकि पोर्शन आपका यूपीएससी के बिहाफ पे हो जाता है, चलिए इसकी चर्चा हम यहाँ पर कर लेंगे। और जो आपका मूल्यांकन वाला पोर्शन रहेगा और महत्व वाला जो पोर्शन रहेगा, ये ना हम आपका मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दोनों बिंदुओं को आपको वहाँ आगे सॉल्व करा रहे होंगे आपका, ठीक है। फिर बात करेंगे हम यहाँ पर को आपका उच्चतम न्यायालय की बात कर रहे होंगे, जिसमें आपका आएगा इसके गठन के बारे में बात करेंगे, नियुक्ति कैसी होती है उसकी बात करेंगे, कार्यकाल कैसा होता है इसकी बात करेंगे, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का पद के बारे में जानेंगे, कार्यकारी न्यायाधीश कौन होता है उसके बारे में समझ रहे होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर को कुछ इसकी शक्तियाँ होती हैं, इसके बारे में भी हम आपका अलग से चर्चा आपका कर रहे होंगे आपका, ठीक है। जैसे कि इसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की शक्ति आ जाएगी, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार आ जाएगा आपका, ठीक है, अपीली क्षेत्राधिकार आ जाएगा, इस तरीके की कुछ चीजें आएंगी आपका, वहां बात कर रहे होंगे। फिर आपका बात करते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करते हैं, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय की फिर हम लोग इसमें चर्चा कर रहे होंगे, जिसमें आपका लोक अदालत पढ़ना है, परिवार न्यायालय पढ़ना है और ग्राम न्यायालय पढ़ना, और लास्ट में हम लोग जिसकी बात अभी कर रहे थे ट्रिब्यूनल यानी कि अधिकरण, तो इसकी बात हम अंत में आपका कर रहे होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना इतना आपका चैप्टर में
ये बिंदु आपका जो क्या कहते हैं हमारा एक तरीके से न्यायपालिका का जो सिलेबस है, हमको इतनी चीज़ें आपकी कवर करनी है। और ध्यान रखना, मैं फिर यहाँ पर कोई एक बिंदु दोहरा दूँ कि जितना पोर्शन आपके इस बोर्ड पे दिख रहा है, इसी पॉइंट्स में आपके मैं प्रीलिम्स के फैक्ट भी आपको मैं यहाँ पर को मेंशन करा दूंगा। आपको अलग से फिर प्रीलिम्स के फैक्ट के लिए भागना नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर कुछ रहेगा कि फैक्ट बच जाएगा तो लास्ट में कुछ हम आपको 1-2 पेज आपको इसमें प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आपका वो प्रीलिम्स के भी कुछ खंड तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, बहरहाल सीधे हम लोग टॉपिक पे अपना आते हैं। कुछ बिंदुओं को भी शामिल करके इसमें चलते हैं। जैसे न्यायपालिका, जुडिशरी की अगर हम लोग बात करते हैं, जिसको सबसे पहला वर्ड इसमें लिखा था अवधारणा, या एक तरफ से इसको बोल लीजिए, आप परिचय बोल लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी भी चैप्टर की शुरुआती आपका इसी टर्म से आपका करेंगे, चाहे वो कोई आंसर राइटिंग के फॉर्मेट हो, चाहे मेन चैप्टर की हो आपका। ठीक है, तो परिचय के रूप में ना कुछ आपकी शुरुआत ऐसे की जा सकती है कि जो भारतीय संविधान का ना भाग 5, ठीक है, भाग 5 का भी अगर हम बात करते हैं, अनुच्छेद 124 से 147 और भाग 6 अनुच्छेद 214 से लेकर 231। ठीक है, ध्यान रखना, जो भाग 5 है ना वो आपका सुप्रीम कोर्ट के लिए इंडिकेट कर रहा है, और भाग जो 6 है आपका हाई कोर्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का भाग 5 और भाग 6 में न्यायपालिका की कहीं ना कहीं ना न्यायपालिका की संरचना, गठन, शक्तियां और क्या हो जाएगा एक तरह से कार्य का कहीं ना कहीं हमको वर्णन मिलता है। और साथ ही साथ न्यायपालिका को, जो हम बोल रहे हैं आपका न्यायपालिका को, इसको बोला क्या जा रहा है आपका संविधान का संरक्षक। संविधान का संरक्षक की इसको उपमा दी गई है, उपाधि दी गई, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दी गई, या इसको बोला जाता है आपका मौलिक अधिकारों का रक्षक। ठीक है, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स आपका माना जाता है। ठीक है, इतना बिंदु आपको हो गया। साथ ही साथ ना भारतीय न्यायपालिका भारत के लोकतांत्रिक शासन का एक महत्वपूर्ण अंग है, कहीं जिसका कार्य, अगर हम इसके कार्य की बात करते हैं मोटा मोटी, तो संविधान की रक्षा करना किसका काम है आपका, भारतीय न्यायपालिका का काम है आपका। साथ ही साथ कानूनों की व्याख्या करना, और क्या हो जाएगा आपका, तो नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना, और क्या काम आपका हो जाएगा, विधि का शासन, मोस्ट आपका टर्म है आपका, ध्यान रखना, विधि का शासन को स्थापित करना। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बिंदु को कि भारतीय न्यायपालिका भारत का लोकतांत्रिक शासन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसके कार्यों में आपका भारत क्या कहते हैं संविधान की रक्षा करना शामिल हो जाता है, कानून की व्याख्या करना शामिल हो जाता है, नागरिक के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करना, ये बिंदु आपका शामिल हो, साथ ही साथ विधि के शासन को स्थापित करना, ये हमारे कहीं ना कहीं उस न्यायपालिका के कार्यों में आपका क्या हो जाता है एक तरीके से शामिल हो जाता है। ठीक है, ये तो एक छोटी मोटी क्या कहते हैं छोटी मोटी बात हो गई, परिचय के रूप में हो गई। अब अगर हम संरचना की बात करते हैं, आपका संरचना समझ पाइए जरा इसको पहले, जिसमें यह कहा जा रहा है ना आपका कि भारतीय संविधान एकीकृत, इंटीग्रेटेड, ठीक है, एकीकृत न्यायिक प्रणाली, ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम तुम्हारा, ठीक है, एकीकृत न्याय प्रणाली की कहीं ना कहीं स्थापना करता है। इसका मतलब ये हुआ ना कि एक ही न्याय तंत्र, कहाँ आपका, केंद्र और राज्य दोनों की विधियों को कहीं ना कहीं क्या करेगा एक तरीके से आपका लागू करेगा। इसका ये मतलब होना कि केंद्र और राज्यों की भिन्न भिन्न न्यायपालिका एक तरीके से आपकी क्या होगी, नहीं होगी। जबकि आप अगर इसके विपरीत देखते हैं ना, अमेरिकी संविधान में तो वहां पर को ना आपकी दोहरी न्यायपालिका की कहीं ना कहीं बात की गई है, और वहां पर को उसके प्रावधान में इसका उल्लेख भी किया गया। तो जब हम लोग ना अमेरिकी संविधान से ना अपने भारत देश की अगर तुलना कर रहे होंगे, कुछ और भी देशों के साथ हम भारत के संविधान की तुलना कर रहे होंगे, तो वहां पर को ना हम इस बात को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, जिसको हमने कहा आपका दोहरी न्यायपालिका। ठीक है, बहरहाल जो टॉपिक आपका जिस बिंदु से अटैच होगा हम उसको वहीं पर को आपका एक्सप्लेन करा दूंगा। ठीक है, तो भारत की न्यायिक संरचना जिसे कहा जाए ना, वो पिरामिड नुमा है आपका। ठीक है, अगर उस पिरामिड को आप देखते हैं तो इसके शीर्ष पे आपका है आपका उच्चतम न्यायालय। मध्यवर्ती अगर भाग की बात करते तो यहां पर को आपका है उच्च न्यायालय, और अगर सबसे निचले स्तर पर अगर हम बात करते तो यहां पर को आपका आता है जिला और अधीनस्थ न्यायालय।
ठीक है, तो ध्यान रखना सबसे अपर बॉडी हमारी कौन सी होगी, उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट आपका हो गया, और फिर उसके बाद हो गया हमारे पास हाई कोर्ट हो गया, और फिर हमारा सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गया। ठीक, ये इसका एक तरफ से पिरामिड नुमा डायग्राम आपका ये रहा। तो साथ ही साथ यहाँ पर को एक बिंदु में यहाँ पर को ये लिख रहा हूँ कि यह शक्तियों का विकेंद्रीकरण, अभी मैंने शब्द पढ़ा ही नहीं है, आगे सब आपका आ जाएगा। यह शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, कहां से कहां, तो ऊपर से नीचे की ओर, समझेंगे सब आपका भी आगे आ जाएगा। ठीक, ध्यान रखना, ये शक्तियों का हमको क्या दिखाता है, एक तरीके से विकेंद्रीकरण दिखाता है, जो कि ऊपर से नीचे की ओर कहीं ना कहीं लागू होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ना इनके बारे में भी जानते हैं, इनके कार्यों के बारे में, जैसे उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बस कार्य जानते हैं, बाकी आगे तो आपका डीप आपका है ही। तो जिसे कहा जा रहा है ना आपका उच्चतम न्यायालय, समझ पाइए आप जरा इसको, बस सिंपल से दो चार बस हमको वर्ड का यूज करना है। तो इसको बोला जा रहा है आपका भारत का सर्वोच्च, भारत का सर्वोच्च और अंतिम क्या है आपका, ये न्यायालय है। ठीक, और क्या है, तो इसके निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हो जाता है, ध्यान रख के चलिएगा। ठीक, जो भी अपना निर्णय देता है वो जितने भी आपके क्या कहते हैं कोर्ट होते हैं उनके ऊपर एक तरीके से बाध्यकारी होता है। साथ ही साथ किसी भी न्यायालय का मुकदमा अपने पास क्या कर सकता है, मंगा सकता है। ध्यान रखना, जब किसी भी आपका कोर्ट में कोई भी आपका मुकदमा चल रहा है उसको अपने पास मंगा सकता है। साथ ही साथ संविधान का क्या है, ये संविधान का संरक्षक, पीछे हमने जिक्र इसका कर लिया था, मौलिक अधिकारों का रक्षक है। ठीक है, और साथ ही साथ देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। सब अभी आगे शब्द आपका आएगा, ये अपीलीय न्यायालय। ठीक, फिर जिसकी हम बात करें आपका उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। बस कुछ कुछ बस कार्यों को लिख रहा हूँ, सब अभी विस्तार से आपका चलने वाला है कहानी आगे को। तो प्रत्येक राज्य अथवा एक से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय स्थापित किया जाता है, या तो एक राज्य का एक ही होगा या तो दो राज्यों को मिला के आपका कुछ एक है, इस तरीके से आपका प्रावधान होता है। वो हम प्रीलिम्स के फैक्ट में आपका जान लेंगे ऐसे कितने हैं करके। ठीक है, कार्य की अगर हम इसकी बात करते हैं तो अधीनस्थ न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों पर इसका क्या रहता है, एक तरीके से नियंत्रण रहता है, कंट्रोल रहता है। ठीक है, अपीलों की सुनवाई करता है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, तो राज्य क्षेत्राधिकार, राज्य क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों की भी क्या करता है, एक तरीके से आपका सुनवाई करता है। फिर जिससे आपका कहा जा रहा है अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, तो अधीनस्थ न्यायालय आपका क्या हो जाएगा एक तरीके से, तो अच्छा अधीनस्थ न्यायालय जिसको हम बोल रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं अलग करता हूँ आपका, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ कर देता हूँ मैं। इसका एक बिंदु को एक्सप्लेन में करने जा रहा हूँ, बाकी जो आपका ना इसमें जो बिंदु आपका हमने पीछे सिलेबस में लिखा हुआ था, जैसे एक था आपका लोक अदालत था, फिर क्या था आपका इसमें परिवार न्यायालय था, और क्या था एक और था ग्राम न्यायालय की बात कर रहे थे। तो ये हम आगे के बिंदु में शामिल करेंगे, बस यहाँ एक बिंदु को समझ पाइए कि जैसे हम जिला या आपका अधीनस्थ न्यायालय जो आपका कह रहे हैं ना तो ध्यान रखना ये आपका जिला और कहीं ना कहीं तहसील स्तर पर आपका काम होता है, जिसे बटा हुआ होता है, दो भागों में इसको बांट के चल रहे हैं। इसको हम एक को बोला जाता है आपका दीवानी न्यायालय, और एक को आपका बोला जा रहा है फौजदारी न्यायालय। ठीक है, जैसे दीवानी कहा जा रहा है आपका एक तरफ से हो गया आपका सिविल कोर्ट, और जिसको फौजदारी आपका कहा जा रहा है एक तरह से उसको बोला जा रहा है आपका क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, समझते जरा इनको एक एक करके, यहाँ पर कुछ बिंदुओं को लेते हैं। एक ना यहाँ पर को शब्द आता है बच्चों, जिसे लिख रहा हूं मैं यहाँ पर को जिला और सत्र न्यायाधीश। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। ठीक है, समझ पाइए जरा इसको, जिसको मैंने लिखा जिला और सत्र न्यायाधीश। ठीक है, अच्छा आप लोग को ना ये बात जानकर एक तरीके से हैरानी होगी कि जिले की जो सबसे बड़ी अदालत में बैठने वाला ना जो मुख्य जज होता है ना एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन ना उसके काम के आधार पर ना उसका नाम बदल दिया जाता है। जैसे जब वह दीवानी मामलों की सुनवाई कर रहा होता है, दीवानी जैसे हम लोग बोल रहे हैं आपका सिविल। ठीक है, तो जब वो सिविल मामलों की सुनवाई करता है, जैसे इसमें एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो आप, जमीन के विवाद के मुद्दे, ठीक है, तलाक के मुद्दे आ जाएगा इसमें, धन और संपत्ति के मुद्दे आ जाएंगे इसमें। ठीक, तो कुछ इस तरीके के जब आपका मुद्दों में जब वो सुनवाई कर रहा होता है तो ध्यान रखना यहाँ पर को उसको बोला जाता है आपका जिला न्यायालय, सॉरी न्यायाधीश। ठीक, तो जज की भूमिका किस रूप में आपकी बदल जाती है, डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में आपकी चेंज हो जाती है। फिर वही अगर हम दूसरे की बात करते हैं जिसको आपका बोला जा रहा है कि क्रिमिनल यानी कि फौजदारी न्यायालय, क्रिमिनल। ठीक है, अब एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा, जैसे चोरी हो गया,
हत्या हो गया, मर्डर हो गया या मारपीट हो गया। तो जब ऐसे मुद्दे पर ना आपका जो जज होता है, जो सुनवाई कर रहा होता है, तब उसको बोला जाता है सत्र न्यायालय। ठीक, ध्यान रखिए, व्यक्ति एक ही है, बस उसका नाम चेंज हो रहा है कि जब वो दीवानी यानी कि जब सिविल मामलों पर जब आपकी सुनवाई करता है तो उसको जिला न्यायाधीश बोला जाता है, और जब वही व्यक्ति आपका फौजदारी न्यायालय पर आपका फौजदारी मुद्दों पर जब आपका कहीं ना कहीं एक तरीके से वर्ड अपना सुनवाई कर रहा होता है तो उसको क्या बोला जाता है, आपका सत्र न्यायालय आपका, यानी कि सेशन जज आपका कहा जाता है। ठीक है, फिर इसमें ना और इसके नीचे के ना क्रम आता है, जैसे जिला न्यायाधीश हो गया, वरिष्ठ न्यायाधीश हो गया, फिर कनिष्ठ, मुंसिफ, ऐसा एकदम आपका पेपर में सब अपर पीसेस में नहीं आएगा, तो उसके लिए तनाव लेके आप मत चलिए। ठीक है, बहरहाल अधीनस्थ न्यायालय में एक बिंदु और यहाँ पर को देख लेते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट में, कि ये आपका ना भाग जो 6 है हमारा, उसमें अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक इसका उल्लेख है, और अधीनस्थ न्यायालय की जो नियुक्ति हो रही ना राज्यपाल द्वारा, ध्यान रख के चलिएगा। ठीक है, और राज्यपाल भी किसकी सलाह पे करते, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर कहीं ना कहीं राज्यपाल अधीनस्थ न्यायालय की क्या करता है, एक तरीके से नियुक्ति करता है। एक लाइन में ना अंत में इसको हम अधीनस्थ न्यायालय कुछ ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि जो अधीनस्थ न्यायालय है भारतीय न्यायपालिका की एक तरीके से ना आधारभूत जड़ है, फाउंडेशन है। ध्यान रखना, क्यों फाउंडेशन है ना, क्योंकि बिल्कुल ग्राम स्तर पर ना, जिला स्तर पर अगर किसी व्यक्ति को ना न्याय लेना तो डायरेक्ट तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा नहीं, तो कहीं ना कहीं कहा जाएगा आपको जो जिला न्यायालय होगा आपका या अधीनस्थ न्यायालय होगा उसमें कहीं ना कहीं जाएगा। तो इसलिए इसको कहा जा रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय भारतीय न्यायपालिका की जड़ है, यानी कि फाउंडेशन है। यदि कोई व्यक्ति यहाँ के फैसले से असंतुष्ट है आपका, ठीक है, यानी कि उसको संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वो फिर ऊपरी अदालत में, यानी कि फिर एक तरीके से कहा जाएगा आपको हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट के बाद भी अगर उसको अब संतुष्टि नहीं मिले तो फिर वो कहा जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट आपका जाएगा। ठीक है, और हमारे भारत में यही चलता आ रहा है आपका। ठीक है, कि नीचे से आपका कहीं ना कहीं ऊपर की ओर सब लोग आपका, इसीलिए डेट जो कह रहे हैं ना केस मतलब तारीख पे तारीख वाला जो फंडा चल रहा है। ठीक है, साथ ही साथ अगर कुछ पेंडिंग केसेस की मैं बात करूँ तो ध्यान रखना 19 आपके जो जज है ना, मात्र 19 जज 10 लाख जनता के ऊपर आपके होल्ड कर रहे हैं। ठीक, देखिए कितना बड़ा यहाँ पर वो गैप है, 10 लाख जनता पर मात्र भारत में 19 जज हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं आप ये आंकड़ों को ना और आपका भी आगे में पूरा लिखा दूंगा कि मैं डेटा आपको कहाँ से दे रहा हूँ। तो अगर हम जीडीपी की बात करते हैं तो भारत अपनी जीडीपी के ना उस क्या कहते हैं न्यायतंत्र के ऊपर मात्र 0.08% ही आपका खर्च कर रहा है। ठीक है, समझेंगे सारा डाटा को हम आगे आपका अभी आप। और साथ ही साथ अगर लंबित मामलों की बात करते हैं भारत में, लंबित मामले तो लगभग आपके ना 3.5 लाख करोड़ प्लस। ठीक, मामले क्या है, एक तरीके से जितने भी हमारे कोर्ट है वहां पर को क्या है, एक तरीके से आपका पेंडिंग की स्थितियां चल रही हैं आपका। ठीक है, ये सारा डेटा मैं अभी आपको ना आगे आपका नए तरीके से पूरा लिखा दूंगा, कहाँ से लिया जा रहा है, ठीक है, इसका सोर्स क्या है, वो सब आपका आगे आएगा। चलिए, बात हो रही है आपकी किसकी, उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है। मोस्ट आपका इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होगा, प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी ध्यान रख के चलना। प्रीलिम्स के पॉइंट्स तो हम आपके सारा का सारा कंप्लीट करा दें। ठीक है, तो चलिए, भारत की ना सर्वोच्च न्यायिक संस्था है कौन, उच्चतम न्यायालय। साथ ही साथ संविधान के तहत ना इसे देश की अंतिम अपील अदालत और संविधान का अंतिम व्याख्याकार व रक्षक भी साथ साथ बताया गया। पीछे हमने इस बिंदु को आपका समझ लिया था। ठीक है, इसके द्वारा घोषित जो आपके कानून होते हैं ना, भारत की सीमा के भीतर आने वाले सभी न्यायालयों और सरकारों पर अनिवार्य रूप से लागू होते हैं। ध्यान रखकर चलना, यानी कि जो भी कानून एक तरीके से आपका बना देगा वो पूरी भारतीय सीमा के अंतर्गत आपका क्या करेगा, एक तरीके से आपका होल्ड करेगा आपका। ठीक है, अब इसके अगर हम लोग संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं, इसके इतिहास के पक्ष के रूप में अगर हम लोग देखते हैं, तो अगर सबसे पहले इसकी स्थापना की बात करते हैं ना यहाँ, तो वर्तमान में जो हमारा उच्चतम न्यायालय है ना, उसका उद्घाटन आपका हो रहा है 28 जनवरी 1950 को आपका हो रहा है। ठीक है, 28 जनवरी 1950 को इसने क्या किया आपका ना, भारत सरकार अधिनियम 1935, मॉडर्न इंडिया की क्लास में इसको पूरा डिटेल में करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसके तहत जो काम कर रहा था ना आपका तब कौन, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, भारत सरकार अधिनियम 1935 की जगह फेडरल कोर्ट ऑफ जो इंडिया था वो बाद में आपका कहाँ चला गया, वो उसका नाम एक तरह से परिवर्तित आपका क्या हो गया था, उच्चतम न्यायालय के रूप में फिर हम इस स्थिति को देख पाते हैं। ठीक है, संविधान में अगर हम लोग इसकी स्थिति को देखें उच्चतम न्यायालय की, तो भाग 5 आर्टिकल की बात करते हैं तो 124 से लेके 147 तक कहीं ना कहीं उच्चतम न्यायालय के वो आपका गठन की बात की गई है,
कार्यों की बात की गई है इसमें, और क्या क्या इसमें अधिकार क्षेत्र कह लीजिए एक तरीके से, इन सब आदि क्षेत्रों का कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत आपका उल्लेख आपका मिलता है इसमें। ठीक है, तो इतना बेसिक जानकारी फिलहाल के लिए आपका काफ़ी है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और बेसिक जब चल रहा तो एक मुद्दा और जानते हैं, योग्यता प्लस कार्यकाल प्लस पद मुक्ति, इनको भी जरा समझ पाए, जब इतना बेसिक चल ही रहा है तो थोड़ा देख लेते हैं। योग्यता कहा जा रहा है ना जिसे, तो सबसे पहले तो ये कॉमन सा शब्द है, भारत का नागरिक होना चाहिए। और क्या उसकी योग्यता होनी चाहिए, तो कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, ध्यान रखना, ठीक है, या कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में उसने लगातार क्या करी, एक तरीके से वकालत या वकीलगिरी आपका एक तरीके से कह लीजिए इस रूप में आपका रहा हो, या वह राष्ट्रपति की दृष्टि में भारत का प्रसिद्ध क्या हो आपका, विधिवेत्ता, कानून विशेषज्ञ हो आपका। ठीक है, कार्यकाल की अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो कार्यकाल इसका आपका 65 वर्ष की आयु तक आपका एक अपने पद पे आपका रहता ही है, या उसके जो रहता है आपका। ठीक है, साथ ही साथ त्यागपत्र आपको किसको देता है, त्यागपत्र अपना देता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर को, राष्ट्रपति को। ठीक है, तो कुछ बेसिक सा बहुत फैक्ट चल रहा हमारा, जिसको हम बोल रहे हैं आपका पद से हटाना। पद से हटाने में एक शब्द आता है यहाँ पर को, महाभियोग, राष्ट्रपति के ऊपर भी आपका लागू होता है। ठीक है, तो वहाँ चर्चा अलग से हम लोग कर रहे होंगे। और यहाँ पर को जाने जो पद से हटाने का जो कार्यक्रम है इसका महाभियोग के जरिए, जिसमें आपके 2 शब्द आते हैं, एक को बोला जा रहा है आपका सिद्ध कदाचार, ठीक है, प्रूव मिसबिहेवियर, और दूसरे को आपका बोला जाता है असमर्थता, इनकैपेसिटी। ठीक, ध्यान रखे चलना। तो इस महाभियोग के माध्यम से सिद्ध कदाचार और असमर्थता के माध्यम से कहीं ना कहीं जज को हटाने का भी एक तरीके से प्रावधान है। साथ ही साथ ध्यान रखना इसमें संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत, अभी शब्द हमने पढ़ा नहीं है, मैं आगे आपको बता दूंगा सामान्य और विशेष बहुमत में अंतर, का प्रस्ताव भी एक तरीके से ना ध्यान रखना पारित होना बहुत जरूरी है, जो कि एक ध्यान रखना बहुत कठिन प्रक्रिया होती है। आपको यहाँ लिखने में तो आसान लग रहा है कि विशेष बहुमत से आपको पारित करा दो, ये बहुत टिपिकल प्रोसेस है, समझेंगे कि विशेष बहुमत में आपका होता क्या क्या है, कौन कौन इसमें शामिल होते हैं। तो तुलना कर रहे होंगे आगे आपका सामान्य बहुमत और विशेष बहुमत को। ठीक है, तो इतना आपका था ना, ये बेसिक्स था, हमने यहाँ पर को कुछ आपके फंडे आपको दे रखे थे। अभी हमारा एक तरफ जो मुख्य जो मेंस का जो इसमें टॉपिक है, वहाँ हमने इसकी अभी शुरुआत आपकी नहीं कर रखी है। ठीक है, अब आते हैं इसके आगे के मुद्दों पर। ठीक, जिसे कहा जा रहा आपका अगला हेडिंग के रूप में जो था, न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया। ठीक है, प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान रख के चलिएगा। ठीक, बहुत जगह आपके मेंस के प्रश्नों में आपका लिंक होगा। ठीक है, तो टॉपिक तो आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुख्य परीक्षा के उससे कहीं ना कहीं मायने आपका रखता है। अच्छा, इस टॉपिक में ना ध्यान रखना हम किन किन चीज़ों को समझेंगे, एक मैं आपको ना मोटा मोटी आपको यहाँ पर बस कुछ चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम इस टॉपिक में जानेंगे ना कॉलेजियम व्यवस्था या कॉलेजियम कॉलेजियम प्रणाली क्या है। ठीक है, इसका पूरा हम लोग ना A to Z यहाँ पर को समझेंगे। ठीक है, फिर आपका अगला आएगा 3 जजेज केस। ठीक है, 3 जजों का जो आपका केस था, ये भी आपका एक तरीके से ना काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका केस है। ठीक है, 3 इसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका। साथ ही साथ यहाँ पर एक मुद्दा आपका आता है कि 1981 में जो पहला जो केस था, ऐसा क्या हुआ था कि न्यायपालिका की शक्ति वहाँ कमजोर हो गई थी और कार्यपालिका की शक्ति बहुतायत में आपका बढ़ गई थी। यहीं से आपका पंगा स्टार्ट हो गया था कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में। ठीक है, फिर अगला इसमें हम लोग बिंदु को समझेंगे इसके गुण और दोष के बारे में, या इसको कह लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें हम कॉलेजियम प्रणाली के जान रहे होंगे। फिर इसी में ना एक मुद्दा आता है NJAC, जिसको बोला जा रहा है आपका राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ठीक, मोदी सरकार इसको लेके आई थी, लेकिन न्यायपालिका ने इसको एक तरीके से आपका रद्द कर दिया था। ठीक है, तो पंगा अलग से चल रहा है, मोदी सरकार वर्सेस आपका न्यायपालिका, समझेंगे इन सब बिंदुओं को हम लोग आगे। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया आपका, इसमें हम लोग जान रहे होंगे आपका आगे कॉलेजियम प्रणाली,
3 जजेस केस, ठीक है, और एनजेएसी आपका। ध्यान रखना, मुख्य परीक्षा के हिसाब से आपका ये मेन आपका टॉपिक होता है। प्रारंभिक परीक्षा में आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला। हो सकता है कॉलेजियम से आपका ये पूछे किस वर्ष आपका लागू हुआ था, या कुछ यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कौन कौन इसके प्रावधानों में आपका शामिल होता है। अदरवाइज आपका ये प्रॉपर आपका मुख्य परीक्षा से संबंधित आपका पोर्शन होता है, ठीक है। तो आज की क्लास को तो बच्चों यहीं पर को समाप्त करते हैं, क्योंकि फिर इन तीनों टॉपिक को ना एक साथ आपको कराना, फिर उसको टुकड़ों में नहीं कराऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में कॉलेजियम को समझ रहे होंगे, 3 जजेस केस को समझ रहे होंगे, और एनजेएसी के मुद्दे को हम लोग यहाँ पर को आपका लेके चल रहे होंगे। और फिर जो इसमें आपका पॉइंट्स अगला रहेगा आपका, फिर ये सक्रियतावाद की बात आ जाएगी, और फिर न्यायिक पुनरावलोकन को हम उसके नेक्स्ट क्लास में आपका देख रहे होंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर को समाप्त करते हैं, फिर अगली क्लास में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।